हेलो दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हमने हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पहला टॉपिक और इसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला में हम लोग देखें कि वर्णमाला होता क्या है। वर्णमाला को हम शब्द से देखते हैं, इसको दो शब्दों में तोड़ते हैं, वर्ण प्लस माला। अर्थात वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाती है। अब एक शब्द आता है कि ये वर्ण, ये जो शब्द है वर्ण, ये वर्ण आखिरकार है क्या। एक आता है वर्ण और दूसरा आता है ध्वनि। ध्वनि, ये वर्ण और ध्वनि, ये दो शब्द हैं। ये दोनों शब्द का मतलब क्या है और क्या होते हैं ये दोनों शब्द, देखेंगे हम। सबसे पहले देखते हैं ध्वनि क्या है। ध्वनि, हम लोग जो भी अपने मुंह से बोलते हैं, जो भी आवाज़ निकालते हैं, वो ध्वनि कहलाती है। और ऐसी ध्वनि को जब हम, जैसे मान लो हमने ध्वनि निकाली आ, ध्वनि निकाली ई, ध्वनि निकाली ऊ। अब जब हमने ये ध्वनियाँ निकाली, इनका जो लिखित रूप हमने जब दे दिया, ये लिखित रूप दे दिया, जब हमने इसको लिख दिया जब, तो यही बन गए क्या, वर्ण। अर्थात हम क्या कहेंगे कि ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। वर्ण का मौखिक रूप है, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप है। और वर्ण क्या है, ध्वनि का लिखित रूप है। जब हमने ध्वनि आ को हमने जब लिख दिया तो इसका क्या हो गया, ये वर्ण बन गया। और इसका मतलब क्या हुआ कि ध्वनि जो है उसका लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है और वर्ण का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। अर्थात ये वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ होते हैं, एक ही सेम चीज़ होते हैं। ठीक है, वर्ण और ध्वनि तो समझ में आ गया। अब एक बात आती है कि लिपि क्या होती है। चलिए समझते हैं लिपि को। लिपि क्या होती है आखिरकार। जैसा कि पहले जो पुराने ज़माने में, यानी कि जब मानव की शुरुआत हुई, मानव सभ्यता की, तो आदिवासी लोग जो थे पुराने, वो क्या मुँह से आवाज़ें निकालते थे, अपने इशारों में बात करते थे। जब उन्होंने ये सोचा कि अभी तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं इस तरह से, या उनके मन में ये विचार है कि हम अपने विचारों को, अपनी बातों को, जो भी हमने कुछ सीखा है, जो भी समझा है, उसको हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी में कैसे पहुंचाएं। अभी तो मर के चले जाएंगे, अभी तो जीवित हैं, उसके बाद जब मर के चले जाएंगे तो हमारे आने वाले आगे जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो हमारी बातों को कैसे समझेंगे, क्या हमने सीखा, क्या हमने खोज किया नया, तो ये कैसे उनको पता चलेगा। ये उन्होंने सोचा। जब ये सोचा तो उनको ज़रूरत महसूस हुई कि जो भी हम लोगों ने सोचा है, जो भी सीखा है, जो भी समझा है, उसको हम किसी लिखित रूप किसी रूप में मतलब सहेज कर रखें। तो अपनी बातों को सहेज कर रखने के लिए उन्हें आवश्यकता महसूस हुई किसकी, उस चीज़ को लिखित रूप देने की। जब उस चीज़ को लिखित रूप दिया तो जैसे उन्होंने एक ध्वनि निकाली, जैसे कि मान लो उन्होंने शब्द ध्वनि निकाली, तो उसको उन्होंने एक आकृति प्रदान कर दी, इस तरह की आकृति प्रदान कर दी। फिर उन्होंने ध्वनि निकाली ई, इस तरह से उन्होंने ध्वनियाँ निकाली और उन्हें एक चिन्ह के रूप में, मतलब आकृति के रूप में प्रदान कर दिया, लिख दिया।
ऐसे ही जब ये तो हमारे हो गए हिंदुस्तान में, भारत में हो गया, ऐसे ही विदेशों में उन लोगों को भी महसूस हुआ कि हम भी अपने जो भी शब्द हैं, जो भी ध्वनियाँ हैं, उसको एक रूप प्रदान करें, एक चिन्ह प्रदान करें। तो उन्होंने आ को, जैसे उन्होंने ए बोल दिया, ए ध्वनि निकाली, तो ए को उन्होंने ऐसा रूप दे दिया। ओ बोल दिया, ओ ध्वनि निकाली, ओ को उन्होंने ये रूप दे दिया। ई को ऐसा रूप दे दिया। तो ये उन्होंने चिन्ह बना दिए। ये क्या है? चिन्ह बना दिए। अब जो ये चिन्ह है और जो ये लिखने की शैली है, ये जो चिन्ह बनाए हैं, इसकी जो लिखने की शैली है, चिन्ह बनाने की शैली या लिखने की जो शैली है, उस शैली को ही कहते हैं क्या? लिपि। उस शैली को कहते हैं लिपि। तो ये हमारी हो गई लिपि। लिपि क्या होती है? लिखने की शैली। लिपि हो गई हमारी लिखने की शैली। अब ये देखो, जो हमने इनको चिन्ह बनाया है, तो इसको हम और क्या कह सकते हैं? लिपि चिन्ह, यानी कि लिपि के ये चिन्ह हैं, तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? लिपि चिन्ह। इनको हम क्या कह सकते हैं? लिपि चिन्ह भी इनको कह सकते हैं। ये भी लिपि चिन्ह है, क्योंकि ये किसके हैं लिपि चिन्ह? रोमन लिपि के। इंग्लिश की जो लिपि होती है वो होती है रोमन लिपि। तो ये रोमन लिपि के चिन्ह हो गए। और हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है? हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि है देवनागरी। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं कि ये हमारा क्या है? लिपि चिन्ह। और असल में ये होता क्या है? इसको और क्या बोलते हैं? वर्ण। इसको वर्ण भी बोलते हैं। आ, ई, उ, ए, ये सारे के सारे वर्ण भी होते हैं, और इसी को हम लिपि चिन्ह भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये लिपि चिन्ह और वर्ण और ध्वनि, ये तीनों एक ही चीज़ हैं। वर्ण, ध्वनि और लिपि चिन्ह, ये तीनों की एक ही चीज़ है। अब हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है? पिछले एग्ज़ाम में उसने पूछा था, किसी यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? आंसर थे वर्ण, शब्द, वर्णमाला, इनमें से कोई नहीं। तो जब उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, तो इसमें हम लोगों ने अगर ये कॉन्सेप्ट समझा लिपि चिन्ह का, वर्ण का, ध्वनि और लिपि चिन्ह, ये तीनों का अगर कॉन्सेप्ट समझा है, तो हम इसका आंसर बड़े आसानी से दे सकते हैं। क्या? कि उसने बोला कि लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं। अगर आपने पढ़ा है लिपि चिन्ह क्या होता है, तो आप बड़े आसानी से आंसर लगा देंगे। लिपि चिन्ह क्या है? वर्ण। और वर्ण का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है? वर्णमाला। इसी प्रकार जब ये वर्ण और लिपि चिन्ह दोनों बराबर हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आया था ये। अब इसमें अब 3 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या? वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ध्वनि के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। लिपि चिन्ह के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये तो हो गए हमारे वर्ण और ध्वनि और लिपि चिन्ह से संबंधित बातें। अब देखते हैं हमारी हिंदी वर्णमाला में अब देखते हैं हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। टोटल वर्णों की संख्या कुल वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? 52। हमारे हिंदी भाषा में
टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें से वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। चलिए अब देखते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में स्वर कितने होते हैं। स्वरों के क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं कि स्वरों की संख्या के से संबंधित। अगर पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं हिंदी में, कुल स्वर, हिंदी में कुल स्वर कितने होते हैं? 13। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये शब्द लगा दिया जाए उसमें कुल स्वर, ये कुल शब्द लगा दिया जाए तो उसका आंसर होगा 13। अगर केवल प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या बताइए, कुल शब्द का प्रयोग नहीं किया है एग्जामिनर ने, तो केवल स्वर, तब उसका आंसर हो जाएगा 11। अब एक और क्वेश्चन पूछता है कि मूलतः या सामान्यतः स्वर कितने होते हैं? मूलतः या सामान्यतः, मूलतः या सामान्यतः स्वर कितने होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11। यानी कि ये स्वर अगर पूछते हैं कि हिंदी में कितने स्वर हैं तो आंसर आएगा 11, और यही स्वर मूलतः और सामान्यतः करके भी पूछ लेता है। केवल आपको हमेशा 11 ही आंसर देना है, केवल 13 कब देना है? जब ये कुल शब्द जुड़ा हो। अगर प्रश्न में ये कुल शब्द लिखा है तो 13 आएंगे आंसर 13 आ जाएगा। व्यंजन देख लेते हैं। व्यंजन, हमारे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39 है। व्यंजन हमारे टोटल कितने हैं? 39। तो 39 और 39 हो गए आपके, 13 हो गए आपके स्वर, और 39 या 39 व्यंजन। 13 हो गए स्वर, 39 हो गए स्वर, 39 व्यंजन या फिर 39 व्यंजन। इन दोनों को टोटल करेंगे तो टोटल वर्ण कितने आएंगे? 52 वर्ण आएंगे। अब देखते हैं स्वर। अभी हमने ये देखा कि ये 13 और 11, ये क्या मैटर है, कौन से दो छूट रहे हैं इसमें, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखते हैं। स्वरों की संख्या होती है 13। हम पूरे टोटल स्वर देखते हैं 13 कौन कौन से होते हैं हिंदी में। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, रे ऋषि, ए आए, ओ आओ। ये तो हमारे हो गए 11 स्वर जो मूलतः और सामान्यता जैसे कि हमने बताया। तो आ ई उ री ए ऐ ओ औ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे 11 स्वर हो गए जो कि सामान्यतः 11 स्वर बताए हैं मैंने। और अब ये दो स्वर जो होते हैं वो ये होते हैं अंग और आहा। इनको आखिरकार अलग क्यों लिखा है? इनको अलग लिखने का रीज़न ये है, देखते हैं। इनको तो कहते हैं हम क्या, अयोगवाह, अयोग वाह, इनको नाम दिया गया है अयोगवाह। इनका नाम ये अयोगवाह देने का क्या रीज़न है, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ
जब हम इस अंग को उठा के ले आते हैं, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। इसका जो नाम है वो अनुस्वार बोलते हैं इसको। इसको यहाँ लिखते हैं। ये हमारा हो गया अनुस्वार। ये हो गया विसर्ग, इसको कहते हैं विसर्ग। ये हो गया, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। अब इसको देखते हैं कि ये स्वरों से अलग क्यों माना है विद्वानों ने। आखिरकार क्या रीज़न है जो इसको स्वर में ना शामिल करके अयोगवाह नाम दिया गया है। पहले अयोगवाह देखते हैं, पहले देखते हैं कि ये इनको स्वर से अलग रखा क्यों गया है। देखते हैं, जब हम इसको, ये अनुस्वार का जो है स्वर, इसको जब हम अगर केवल ये आ के साथ ना लिखें तो इसकी मात्रा होती है, या फिर ये केवल ये होता है, ये होता है अनुस्वार। इसका अगर हम उच्चारण करें तो हम इस तरह से केवल ये बिंदी लिख दें, ऐसे अनुस्वार की जो बिंदी होती है ये लिख दें तो हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसका उच्चारण करने के लिए हमें इस आ स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जब तक हम ये आ या फिर कोई दूसरा स्वर नहीं लिखेंगे, ई, जब तक इन स्वरों की सहायता नहीं लेंगे तब तक हम इस अनुस्वार का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। इसका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत पड़ती है, अर्थात ये एक व्यंजन का लक्षण प्रदर्शित करता है। तो जब हम इस अनुस्वार को स्वर के साथ योग करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एक व्यंजन का लक्षण प्रदर्शित करता है, और स्वर के साथ ये व्यंजन का लक्षण प्रदर्शित करता है। व्यंजन का लक्षण। अब देखते हैं, अगर हम इस अनुस्वार को किसी व्यंजन के साथ योग करते हैं तो वह उस व्यंजन को उच्चारित कर देता है। जैसे कि ये स्वर किसी भी व्यंजन के साथ योग करने पर उस व्यंजन को उच्चारित कर देते हैं, उसको बोलने में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये देखते हैं कि जैसे ये मात्रा है अनुस्वार की, अगर इसको हम, जैसे कि ये का व्यंजन है हलंत, यानी कि ये स्वर रहित है। अगर हम इसको स्वर रहित को बोलने की कोशिश करें, किसी कोई भी स्वर का सहायता ना लें, स्वर की सहायता ना लें, तो इसको हम उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर इसी जगह हम इस स्वर की अनुस्वार की मात्रा लगा देते हैं, इस अनुस्वार की अगर हम मात्रा लगा दें इसमें, तो हम इसको उच्चारित कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कंग। तो हम इसको, ये नाक से इसकी साउंड जाएगी, नाक से ध्वनि बोली जाएगी इसकी, कंग। यानी कि हम इस अनुस्वार की मात्रा को लगाकर व्यंजन में अगर लगाते हैं तो ये किसका गुण प्रदर्शित करता है? स्वर का गुण प्रदर्शित करता है। यानी जब इस अनुस्वार को हम स्वर के साथ ला रहे हैं तो किसका गुण प्रदर्शित कर रहे हैं? व्यंजन का। अगर इस अनुस्वार को व्यंजन के साथ लगाते हैं तो किसका गुण प्रदर्शित करता है? स्वर का। अर्थात ये जो अनुस्वार है ये व्यंजन और स्वर दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए इनको ऐसे ही सेम आहा, ये विसर्ग देख लेते हैं। विसर्ग को अगर हम, इसकी ये मात्रा जो है ये है विसर्ग, केवल विसर्ग मूलतः ये है। अगर इसको हम उच्चारित कर दें बिना आ के, केवल इस चीज़ को उच्चारित करें तो उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अर्थात ये व्यंजन का प्रदर्शित करता है लक्षण। जैसे कि हम बिना स्वर के व्यंजन उच्चारण नहीं कर सकते, उसी प्रकार बिना स्वर के इसका भी उच्चारण नहीं कर सकते विसर्ग का। तो ये यहाँ पर भी किसका गुण प्रदर्शित करता है? व्यंजन का। व्यंजन का गुण प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार अगर हम इस विसर्ग को व्यंजन के समीप ले जाएं, व्यंजन के साथ उच्चारण योग करें, तो जैसे ये का है, का के साथ हमने इसको योग कर दिया तो हम ये जो विसर्ग है वो इस व्यंजन को उच्चारण प्रदान कर देगा, यानी कि उच्चारित कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? कहा, कहा। यानी कि जब हम व्यंजन के साथ योग करें तो ये किसका गुण प्रदर्शित कर रहा है? स्वर का, स्वर का गुण। तो हमने देखा कि जब हम इन दोनों को, विसर्ग और अनुस्वार और विसर्ग को स्वर के साथ ले रखने की कोशिश करते हैं तो ये किसका प्रदर्शित करते हैं लक्षण? व्यंजन का।
अगर हम इनको व्यंजन के साथ रखते हैं वर्णमाला में तो ये किसका लक्षण प्रदर्शित करने लगते हैं? स्वर का। इसलिए विद्वानों ने स्वर और व्यंजन दोनों के बीच में रखा है इनको, और इसीलिए ये जो अयोग वाह हैं इनको एक और नाम दिया जाता है क्या? इनको नाम दिया जाता है स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी। स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी। अयोग वाह को हम क्या कहते हैं? स्वर एवं व्यंजन के बीच की कड़ी। अब देखते हैं अयोग वाह शब्द का मतलब। अयोग वाह शब्द का मतलब देखते हैं, यहाँ देखते हैं, चलो यहीं देख लेते हैं। अयोग वाह को तोड़ते हैं, अयोग वाह शब्द को तोड़ते हैं। आ योग वाह, अयोग वाह पूरे शब्द को हमने 3 भागों में तोड़ लिया। आ योग वाह, आ का मतलब क्या है? आ के योग से, ये किसके योग से बन रहे हैं? ये जो अनुस्वार और विसर्ग हैं ये किसके योग से बन रहे हैं? आ के योग से। तो आ के योग से बनने वाले, आ के योग से बनने वाले और व्यंजन के लिए अर्थ वहन करने वाले, क्योंकि जब ये व्यंजन में लगा देते हैं तो ये उसको अर्थ प्रदान कर देता है, यानी कि उच्चारण दे देता है उसको। अगर हम इसको हटा दें ये और इसमें कोई भी ना लगाएं हलंत, तो हम इसको नहीं प्रदान कर, इसका उच्चारण नहीं कर सकते। इसीलिए इसकी परिभाषा का क्या हुआ? इसकी परिभाषा क्या हुई अयोग वाह की? आ के योग से बने और व्यंजन का अर्थ वहन करने वाले, अर्थात व्यंजन को उच्चारण देने वाले अयोग वाह कहलाते हैं। चलिए आज इतना ही देखते हैं, आप देखेंगे अगली क्लास में। आप कमेंट करके ये बताना कि हमने कैसा पढ़ाया है आपको। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वैसे कमेंट करना, अच्छे कमेंट करना। अगर कोई कमी हो या फिर थोड़ा इम्प्रूव करने का जो भी आप सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए लिखकर। धन्यवाद, अब अगली क्लास में देखेंगे।